हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सभी का सपना होता है कि उसके पास बहुत धन हो, महंगी गाड़ियाँ, बंगले, महंगे कपड़े हो। यह सपना तो सभी लोग देखते हैं, पर बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वह कड़ी मेहनत करते हैं, पर पैसों का मैनेजमेंट कैसे करना है लोग यह नहीं जानते। इस वजह से लोगों के अमीर बनने के सपने पूरे नहीं हो पाते। बचपन से ही हमारे ब्रेन में यह बात डाल दी जाती है, यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब सारा धन कमा पाएंगे। परंतु हमारे देश भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अच्छी नौकरी में होते हुए भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर लोगों की गिनती में सबसे आगे आते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरूभाई अंबानी जी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियली मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आप सभी को इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की समरी से समझाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर और एक गरीब है। अब आप सोचेंगे कि दो पिता कैसे? एक उनके जन्मदाता है जो कि गरीब थे और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिन्हें रॉबर्ट अपना पिता मानता था। एक पिता जो गरीब है, बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे हैं और उनके पिता जो अमीर है, उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है। दोनों ने ही अपनी जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क किया और दोनों ही अपने क्षेत्र में बहुत ही सक्सेसफुल हुए। पैसों को लेकर उन दोनों की राय भी बहुत अलग थी। इसे हम कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द रिच डैड डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वे एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वह गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी वो गाजर नहीं मिल पाया। क्यों? इसलिए कि वो गाजर एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए एक महज सपना ही बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दे। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाए। इसी डर से हम ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसको ही रिच डैड रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी तो ये सोचकर काम पर मत जाइए कि आपको हर मंथ सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो मंथली सैलरी आपके मंथ के खर्चे मुश्किल से ही कर पाती है। ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में सिक्योरिटी रहे? एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाल जाने का कोई डर न हो, या फिर आप सिर्फ दो पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है।
और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ ढकेल देता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दे कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाए। बेहतर होगा कि हम जो भी कर ले पहले उसके बारे में खूब सोच ले। हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम ले। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना काम कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए। क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज़्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज़्यादा कमा सकता हूँ। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार है, कोई और नहीं। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता है तो इस पर इल्ज़ाम मत दीजिए, टैक्स को इल्ज़ाम मत दीजिए। जब आप खुद की समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के लिए कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहे और इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहे। पैसों को अपने पीछे कैसे भगाया जाए इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। रिच डैड कहते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करता है, दूसरे तरीके से नहीं। वह चाहते हैं कि आप यह जानने के लिए काम करें कि पैसा कैसे काम करता है और यह आपके लिए कैसे काम कर सकता है। लेकिन अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर को कम करना होगा। यदि आप अपने पैसे के गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो आपको इसके बारे में लॉजिक से सोचना होगा, न कि इमोशनल होकर। सेकंड पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। पैसे का मैनेजमेंट स्पष्ट रूप से इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट के अनुसार बहुत से लोग महसूस करने में विफल होते हैं कि आर्थिक रूप से सफल लोग एक काम बेहतर तरीके से करते हैं, पैसे बचाना। वे लग्जरी पर खर्च नहीं करते जब तक कि वे रियल में इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। अधिकांश मिडिल क्लास लोग जिन्हें हम अपने आसपास हर समय देखते हैं, वो खुद को ज़्यादा अमीर दिखाने के लिए बहुत अधिक पैसे खर्च करते हैं, जबकि रियलिटी में वे धन बनाने के बिना महीने दर महीने पैसों का वेस्ट किया जा रहे हैं, क्योंकि वे घूमने के लिए मर्सिडीज चाहते हैं या कलाई पर एक रोलेक्स। कियोसाकी इसे बहुत सरलता से गलत बताते हैं। एसेट ऐसी चीज़ें हैं जो पैसे लाती हैं एंड लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। जिस घर में आप रहते हैं वह एक लायबिलिटी है, न कि एसेट। हालांकि कई लोग अपने घर को इन्वेस्टमेंट के रूप में परिभाषित करते हैं। केवल वे चीज़ें उन्हें एसेट्स के रूप में क्लासिफाइड किया जा सकता है, वे चीज़ें जो रियल में पैसे लाती है। फाइनेंशियल नॉलेज या उसके अभाव जो उन्हें अमीर बनने से रोकता है। समस्या यह नहीं है कि वे पैसे बनाना नहीं चाहते, यह है कि वे पैसे का मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं। इसे बनने के बाद पैसे का क्या करें, दूसरों को आपसे लेने से कैसे रोके, कैसे उसे लंबे समय तक रखे। आपके लिए पैसे कैसे काम करते हैं ये पता होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो आपको अपनी संख्याओं को जानना और समझना होगा। रिच डैड का मानना है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना पैसा जल्द ही चला जाता है। यही कारण है कि वह फाइनेंशियल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। स्कूल सिर्फ लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं, वे बिजनेसमैन की बजाय अच्छे एम्प्लॉय का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेसन थर्ड, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस एक दूसरे से अलग है। आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित बनने के लिए अपनी नौकरी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके बजाय अपने खुद के बिजनेस पर फोकस केंद्रित करें और अपनी संपत्ति विकसित करें। जैसा कि कियोसाकी कहते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल अक्सर नॉर्मल लोगों द्वारा किसी और के लिए अपना सारा जीवन काम करने के परिणाम स्वरूप होता है। कई लोगों के पास अपनी नौकरी के अंत में कुछ भी नहीं होगा। संपत्ति अर्न करे और इनकम जनरेट तथा एक्चुअल एसेट खरीदने के लिए उनका उपयोग करे। रिच डैड ने आगे कुछ रियल एसेट मेंशन किए हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनकम प्रोड्यूसिंग रियल इस्टेट, नोट्स, रॉयल्टी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसे और भी कई तरीके हैं। लेसन 4, हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। करों का इतिहास और निगमों की शक्ति। इस चैप्टर में रॉबर्ट टैक्स के इतिहास और कॉर्पोरेशन के सीक्रेट की बात कहते हैं कि कैसे कॉर्पोरेशन अपने कर्मचारियों से हेरफेर करते हैं। रॉबर्ट बताते हैं, सबसे पहले गरीब लोगों ने सरकार से अमीर पर टैक्स लगाने की मांग की थी, जिससे सरकार अमीरों से पैसे लेकर गरीबों को लाभ दे सके। लेकिन गरीबों को यह नहीं पता था कि सरकार की पैसे की यह भूख बढ़ जाएगी और धीरे धीरे मिडिल क्लास से भी लिया जाने लगेगा और फिर गरीबों से भी। आज स्थिति यह है कि गरीब टैक्स का रोना रोता है और अमीर राज करता है, क्योंकि वह जानता है कि टैक्स से कैसे बचा जा सकता है।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आती है और कौन सी जाती है, जबकि गरीबों को फर्क पड़ता है। क्योंकि यह लेसन टैक्स से संबंधित है, इसलिए रॉबर्ट बताते हैं कि कॉरपोरेशन जानता है उन्हें कर्मचारियों से कैसे ज्यादा काम लिया जाए और टैक्स से बच निकले, जिसे रॉबर्ट द पावर ऑफ कॉरपोरेशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कॉरपोरेशन कम से कम टैक्स का भुगतान करता है, जबकि एक कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा। कॉरपोरेशन पहले कमाता है, फिर खर्च करता है और बाद में बचे हुए पैसे से टैक्स और गवर्नमेंट को देता है। लेकिन कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाला कर्मचारी पहले कमाता है, बाद में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है और बाद में बचे हुए पैसे को खर्च करता है। लेसन 5, फर्स्ट पे योर सेल्फ। रिच डैड और गरीब डैड के बीच में एक बड़ा अंतर था कि पुअर डैड को उनका मंथली सैलरी वेतन मिलता, जिससे उनको बिलों का पेमेंट करना होगा और शेष का उपयोग करना होगा। इसके विपरीत रिच डैड खुद को पहले पे करते थे, भले ही इसका मतलब है कि उनके बिल शेष अमाउंट से अधिक हो। रिच डैड के अनुसार इसके पीछे का विचार यह है कि जब आपके पास बिल का पेमेंट करने जैसी आवश्यक चीजों को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होता है, तो यह दबाव आपकी क्रिएटिव टैलेंट को इंस्पायर करता है कि आप उस महीने बिल के पैसे को कवर करने के तरीके सुनिश्चित करें। हालांकि यदि आप आवश्यक चीजों को पहले आसानी से पेमेंट करते हैं तो आपका क्रिएटिव टैलेंट इंस्पायर नहीं होगा, क्योंकि आप बस अपने आप को पेमेंट करेंगे जो शेष के बजाय और अधिक के साथ आने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन खुद को दबाव देने के पीछे की बात यह है कि आपको कुछ प्रोफेशनल क्रिएटिविटी के लिए प्रेरित करने के लिए या कुछ अन्य आय पैदा करने वाले प्रस्ताव को जन्म दे सकती है। यही कारण है कि आप अक्सर पाते हैं कि एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल रूप से अस्थिर बैकग्राउंड से आते हैं। दबाव ने उन्हें इंस्पायर किया। अमीर लोग बाधाओं से बाहर अवसर पैदा कर रहे हैं। यदि आप बड़ा नहीं सोचते हैं और जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप अपना पूरा जीवन किसी ऐसी चीज के इंतजार में बिता देंगे जो होने के लिए बाध्य नहीं है। लेसन 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। पैसे के लिए काम न करें, सीखने के लिए काम करें। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू जब पूरा हुआ तो उस जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट को बताया कि वो एक मशहूर लेखिका बनकर उनकी तरह एक दिन फेमस होना चाहती हैं। रॉबर्ट ने उनसे पूछा कि तो ऐसा क्या है जो उन्हें मशहूर होने से रोक रहा है। इस सवाल के जवाब में उस जर्नलिस्ट ने कहा कि उनकी जॉब आगे नहीं बढ़ पा रही। इस पर रॉबर्ट ने सुझाव दिया कि जर्नलिस्ट को कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जर्नलिस्ट ने बताया कि उनकी एक दोस्त उन्हें पहले ही ये ऑफर दे चुकी है, मगर उन्हें ये छोटा काम लगता है। वे भूल गई थी कि रॉबर्ट खुद भी एक सेल्स स्कूल जा चुके थे। इस बात का पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है जिसके दम पर आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका टैलेंट काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे रिडीम किया जाए जब तक आप ये बात नहीं जानते आपका टैलेंट यूं ही बेकार है। जब तक आप उसे लोगों के सामने पेश करने का हुनर नहीं सीख जाते आप कुछ नहीं कमा सकते। तो बेचने की कला सीखने में कोई शर्म की बात नहीं है। एक जो सबसे बड़ा फर्क रिच डैड और पुअर डैड के बीच था वो एक कि पुअर डैड हमेशा नौकरी की चिंता करते थे कि जॉब हमेशा सिक्योर रहे, क्योंकि एक सेफ जॉब ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि रिच डैड हमेशा सिर्फ और सिर्फ कुछ सीखने पर जोर देते थे। अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। वो नॉलेज तभी आएगी जब आप अलग अलग कंपनियों के लिए काम करेंगे, दुनिया की अलग अलग चीज़ों को जानेंगे जैसे कि काम करती है, ये सभी बातें अनुभव करेंगे, तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। शायद यही बात थी कि रिच डैड छोटे रॉबर्ट और माइक को अपने साथ लेकर जाते थे जब वे अपने डॉक्टर, अकाउंटेंट्स, लॉयर या किसी प्रोफेशनल से मिलने जाते। जब रॉबर्ट ने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ी तो उसके पुअर मगर पढ़े लिखे पिता समझ नहीं पाए रहे थे कि आखिर रॉबर्ट ने ऐसी शानदार नौकरी क्यों छोड़ी। वे एक तरह से इस फैसले से सख्त निराश हुए। रॉबर्ट ने उन्हें समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, उनका ऐसा करना क्यों ज़रूरी था, मगर उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही थी। रॉबर्ट ने उन्हें कहा कि वे सीखना चाहते हैं कि खुले आसमान में कैसे उड़े। उन्हें जानना था कि वर्कर्स की टीम को कैसे हैंडल किया जाए। किसी भी कंपनी को अपने बलबूते पर चलना कितना मुश्किल काम है। रॉबर्ट ये सब सीखना चाहते थे। वियतनाम से लौटने के बाद रॉबर्ट ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और जेरॉक्स कॉरपोरेशन को ज्वाइन कर लिया। उन्हें यह नौकरी किसी फायदे के लिए नहीं चाहिए थी। वो इतने शर्मीले थे कि किसी को कुछ बेचने के ख्याल से उन्हें पसीना आ जाता। अपनी इसी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने जेरॉक्स की सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की शिक्षा ली। इसके बाद रॉबर्ट ने खुद अपनी कंपनी की शुरुआत की और अपना पहला शिपमेंट भेजा।
वे अगर इसमें फेल हो जाते तो पक्का दिवालिया हो जाते, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपने रिच डैड की सीख को याद रखा कि बेशक आप 30 की उम्र से पहले दिवालिया होने का रिस्क ले सकते हो, क्योंकि इस उम्र में आपको रिकवर होने का मौका भी मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को इतना तो पे करते हैं कि वे काम छोड़कर ना जाए, और ज़्यादातर वर्कर भी जी फाड़ कर इसलिए मेहनत करते हैं कि वे काम से निकाले ना जाए, इसलिए तो उन्हें सिर्फ अपनी सैलरी और कंपनी से मिलने वाले फ़ायदों से ही मतलब होता है। इस सोच के साथ उनके कुछ साल तो बढ़िया गुजरते हैं, मगर ये लंबे समय तक काम नहीं करता। तो क्यों ना आप वो सब कुछ सीखें जो आप सीखना चाहते हैं, इससे पहले कि आप कोई एक खास प्रोफेशन अपने लिए चुनें, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना प्रोफेशन चुन लिया तो आप हमेशा के लिए उसी से बंद कर रह जाएंगे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको अपने प्रोफेशन के अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पे भी फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स, एंड में मैं आपको यही बोलूँगा कि रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने जो कुछ भी बताया है उसको अगर आप असली दुनिया से रिलेट करके देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस किताब की हर एक पॉइंट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके लिखा गया है। यह मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में बताया, लेकिन रिच डैड पुअर डैड बुक को असली में पढ़ के ही आपको इसका असली मतलब समझ आएगा। अगर आपने इस किताब को पढ़ा है तो आप अपना विचार मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे आप अपना फाइनेंशियल एजुकेशन और इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे। इस बुक की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे ये काम करने में मोटिवेशन मिलेगी। एंड फाइनली, लाइव हैप्पी एंड बी एंथुसियास्टिक।